अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं हमारे फेरिंग्स ऑफ ईएनटी में। ईएनटी में हम थ्रोट पढ़ रहे हैं, उसमें फेरिंग्स हमने स्टार्ट किया था। एनाटॉमी फिजियोलॉजी मैंने आपको बता दिया और अब हम एडिनोइड्स करेंगे। एडिनोइड्स में हमने करनी है, बेसिकली हमने पढ़ना है नेजोफेरिंग्स इस वक्त, ठीक है। फेरिंग्स में हम नेजोफेरिंग्स पढ़ रहे हैं, तो नेजोफेरिंग्स के पोर्शन में एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो होता है वो एडिनोइड होते हैं, या नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल भी उनको कहते हैं, ठीक है। क्या है ये, ज़रा सा इनके बारे में पहले स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं ताकि फिर हमें इनकी इन्फ्लेमेशन या कोई और चीज़ पढ़ने में आसानी हो जाए। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये हमारी नेज़ल कैविटी है, ये आपका नेजोफेरिंग्स का पोर्शन है। नेजोफेरिंग्स के पोर्शन में जहाँ पर आपकी रूफ ऑफ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी और जो हमारे पास ये पोस्टीरियर वॉल ऑफ नेजोफेरिंग्स है, ये दोनों मीट कर रहे हैं, ठीक है। ये रूफ है, दिस इज योर पोस्टीरियर वॉल। इनकी जंक्शन के पॉइंट पे ये एडिनोइड्स है जो इन्होंने यहाँ पर बड़े करके दिखाए हैं, ठीक है। इट इज सिंपली आपका ये एक टॉन्सिलर टिश्यू है, जैसे आपके बाकी टॉन्सिल्स होते हैं। इसको हम नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल भी कहते हैं और इन्हीं को हम एडिनोइड्स भी कहते हैं। इनका जो एपिथेलियम है जो इन्हें कवर कर रहा है वो तीन तरह का इन्हें कवर कर रहा होता है। आगे से नेजल कैविटी से, जिस तरह कलमनर नेजल कैविटी में है से रिलेटेड कलमनर वो भी होता है, दरमियान में ट्रांजिशनल होता है, और जब नीचे आता है पोस्टीरियर वॉल पे तब वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस हो जाता है। तो तीन तरह का एपिथेलियम है इनमें, ठीक है। उसके अलावा इनके अगर स्ट्रक्चर को बहुत डिटेल से देखें तो अभी मैं आपको पैलेटाइन टॉन्सिल आगे पढ़ाऊंगी। पैलेटाइन टॉन्सिल में ना इस तरह क्रिप्ट्स अंदर गई हुई होती हैं बाकायदा, इस तरह का वो होता है। पैलेटाइन वो वाले टॉन्सिल हैं जो नॉर्मली आपको गले में नजर आते हैं, लेकिन इन एडिनोइड्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, इनका प्लेन स्ट्रक्चर है। बच्चों में पैदाइश के टाइम पे ये होते हैं, 6 साल की उम्र तक ये साइज में बड़े होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं। यानी 6 साल की उम्र तक एडिनोइड्स में थोड़ा बहुत बड़ा होना नॉर्मल है, लेकिन थोड़ा बहुत। अब आप खुद देखें ये एरिया जो नेजोफेरिंग्स का कितना नैरो सा एरिया है, इसमें अगर ये एडिनोइड इनलार्ज हो जाए तो ये तो एरिया सारा सारा बंद हो जाएगा। हमारा नाक से जो सांस आ रहा है वो यहाँ से आता है और इधर से नीचे रेस्पिरेटरी पैसेज में जाता है। अगर ये रास्ते ही बंद हो जाएगा तो सांस लेना डेफिनेटली मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, नेजोफेरिंग्स में हमने कहा था एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो यहाँ पर इन्होंने नहीं बनाया हुआ, वो है ओपनिंग ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब। कान के मिडल ईयर से यूस्टेशियन ट्यूब जो है वो आके नेजोफेरिंग्स में खुल रही है। अगर यहाँ पर कोई स्वेलिंग होगी तो उसकी वजह से ट्यूब बंद हो जाएगी, तो हमारे कान को भी फर्क पड़ेगा। हमारे पास जो इसके ऊपर बोन है, ये जो बोन ऊपर कवर कर रही है इस एरिया को, दैट इज कॉल्ड एज स्फीनोइड बोन, ठीक है। ये जो बोन है, ये जो इसके ऊपर है एडिनोइड, तो स्फीनोइड बोन में एयर स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं। वो एयर स्पेसेस भी मतलब मैटर करती हैं आपकी एडिनोइड्स की प्रेजेंस को। ये सिर्फ अभी बातें आपने अपने जहन में रखनी है, मैं अभी पैथोलॉजी पढ़ाते हुए बताती हूँ कि एग्जैक्टली क्या सिलसिला है, ठीक है। ओके जी, तो हम एडिनोइड्स पढ़ रहे थे और उसमें मैंने आपको उनका स्ट्रक्चर वगैरह बता दिया। एनाटॉमी में मजीद जो बात आपकी ढिंगरा में आपको लिखी हुई मिलेगी या फिर आपको किसी हद तक आनी चाहिए, वो आपको पता है उसकी ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक्स और नर्व सप्लाई है। ब्लड सप्लाई उसकी 4 सोर्सेज से है हमारे एडिनोइड्स की। असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी है, असेंडिंग फ्रेंजियल ब्रांच है, और उसके अलावा मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है, और थायराइड आर्टरी की। तो बहरहाल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ऑनेस्टली बताऊं तो आपके, क्योंकि कुछ टॉपिक्स होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनकी आपकी ब्लड सप्लाई भी वाइवा में आती होती है। एसक्यूज में तो चलो नहीं आती, लेकिन वाइवा में आ सकती है। एडिनोइड्स की ब्लड सप्लाई शायद ही आपसे कोई कभी पूछे, लेकिन एक दफ़ा नज़र से ज़रूर गुजार लीजिएगा ताकि अगर कोई पूछ ले तो आपको आती हो, ठीक है। 4 ही तो आर्टरीज है, असेंडिंग पैलेटाइन है, एक मैक्सिलरी की ब्रांच है, एक थायराइड आर्टरी की ब्रांच है, इंफीरियर थायराइड आर्टरी की, बस ये 2-4 ब्रांचेज हैं, ठीक है। लिम्फेटिक्स भी इसके जाते हैं हमारे पास जुगुलर नोड्स में, और जो नर्व सप्लाई इसका है वो 9th और 10th क्रेनियल नर्व, यानी हमारी जो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है और 10th है, ठीक है, हमारी वेगस, ये दोनों से सप्लाई करती हैं। सो ये बातें छोटी छोटी सी एनाटॉमी से रिलेटेड है, इनसे कुछ ज़्यादा ताल्लुक नहीं है। अब हमने करना मेन टॉपिक हमारा जो है एडिनोइड की इन्फ्लेमेशन, ठीक है। अभी मैंने आपको बता दिया सिंपल सी कि एडिनोइड की इन्फ्लेमेशन जो है मतलब क्या करेगी कि यहाँ पर था और ऐसे करके एडिनोइड्स हैं, अगर वो बड़े होंगे तो वो इतनी जगह घेर लेंगे और फिर वो सारा रास्ता ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। अब जब आपने इन्फ्लेमेशन करनी तो सबसे पहले हम कहते हैं कि उस इन्फ्लेमेशन का कॉज क्या था। डायरेक्टली आगे एडिनोइड को अकेला कोई इफेक्ट करे ऐसा बहुत कम होता है। आपको मैंने भी बताया कि बचपन में ये बहुत छोटे होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता 6 साल की उम्र तक इनका साइज नॉर्मली थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं होता। बचपन में पैदाइश के टाइम पे जब बच्चा पैदा होता है तो वो बिल्कुल इतने से होते हैं,
और 6 साल की उम्र तक भी इतने ही बड़े होते हैं, यहाँ तक कभी भी नहीं आते, ठीक है, रास्ता कभी भी नहीं बंद होता। तो हो सकता है किसी बच्चों में जिनमें लिम्फोइड हाइपरप्लेजिया होना वैसे ही उनको जेनेटिकली इनहेरिटेड हो उनका, कि उनमें लिम्फोइड हाइपरप्लेजिया होगा, उनमें जरूरत से ज्यादा बड़े हो जाते हैं विदाउट एनी इन्फेक्शन, ठीक है। तो उसमें भी, उस केस में भी हमारे एडिनोइड्स, हम कह सकते हैं एडिनोइड्स इन्फ्लेमेशन होगी है, लेकिन उनमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता, उनमें हेरिडिटरीली ये होता है कि उनमें लिम्फ नोड जरूरत से ज़्यादा बड़े होते हैं, और सिर्फ उसमें टॉन्सिल्स फिर इफेक्ट नहीं होते, बाकी लिम्फाइड एरियाज यानी आपके बाकी टॉन्सिल्स भी इफेक्ट होते हैं। उसके अलावा जो कॉज है हमारे पास, जो इन्फेक्शियस कॉजेज है इन्फ्लेमेशन के, वो सेकेंडरी कॉजेज हैं सारे के सारे। सपोज हमारा ये जो नेजल है, नोज है हमारी, नोज में इन्फ्लेमेशन को हम क्या कहते हैं, राइनाइटिस। तो राइनाइटिस हुआ है, नोज में इन्फ्लेमेशन हुई है ड्यू टू द लोकल बैक्टीरिया जो स्टेफिलोकोकस होता है मोस्ट कॉमनली, तो उसकी वजह से यहाँ पीछे पड़ा हुआ एडिनोइड में भी इन्फ्लेमेशन चली गई और उसका हाइपरप्लेजिया हो गया। या फिर साइनसेस हमारे जो पड़े हुए हैं हमारी नोज के आसपास, पैरानेजल साइनसेस, जिनमें मैक्सिलरी साइनस है, फ्रंटल साइनस है, हो सकता है किसी को साइनोसाइटिस हुआ हो तो उसका इन्फेक्शन उधर फैल जाए। या फिर वो लोग जिनको मुसलसल टॉन्सिलाइटिस रहता है, क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस के पेशेंट्स, टॉन्सिलाइटिस किस टॉन्सिल का, पैराटाइन टॉन्सिल, जो आप मुंह खोलते हैं तो आपको नजर आते हैं। तो कोई भी इन्फेक्शन जो इस एरिया में है, जो बार बार हो रहा है, ठीक है, अगर स्पेशली बार बार होना इंपॉर्टेंट है, रिकरेंट राइनाइटिस है, रिकरेंट साइनोसाइटिस है, रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस है, तो फिर वो बार बार होने वाले इन्फेक्शन आपके बार बार एडिनोइड्स को इफेक्ट करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसमें हाइपरप्लेजिया होता होता उसका साइज काफी बड़ा हो जाता है। तो सारे जिसके कॉजेज हैं वो सेकेंडरी कॉजेज हैं, डायरेक्टली कोई चीज खाली एडिनोइड को इफेक्ट करने नहीं आती नॉर्मली, ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर्स इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यही आपसे, इन्हीं से रिलेटेड आपसे वाइवा क्वेश्चंस होते हैं और आपका जो है वो एमसीक्यूज आते हैं। देखने में साफ पता चल जाएगा कि क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे। 3 ग्रुप से हमने डिवाइड किया हुआ, नेजल सिम्टम्स क्या है, ऑरल यानी कान के सिम्टम्स क्या है, और जनरल क्या है। नेजल सिम्टम्स में सबसे पहला सिम्टम रास्ता था जहाँ से हमारे, या मैंने आपको भी दिखाया था कि ये एक रास्ता है जहाँ से हम सांस लेंगे तो एयर नीचे जाएगी। अब उस रास्ते में इतना बड़ा एडिनोइड आके बैठ गया, अब एयर नीचे नहीं जाएगी, तो पहला साइन सिम्टम होगा नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। और सबसे ज्यादा पेशेंट को ये तंग करता है क्योंकि उसको नाक से सांस ही नहीं आ रहा होता। बच्चों में ज्यादा कॉमन है ना, क्योंकि एडिनोइड्स ज्यादा हाइपरट्रोफी बच्चों में होती है, तो बच्चे मुंह से सांस लेने के आदी हो जाते हैं। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, दूध पीते बच्चे, वो तो आप खुद देखें आपके, अगर उनका इतना बड़ा एडिनोइड हुआ है, उनको मुंह के जरिए सांस लेना पड़ रहा है। जब मुंह में हम उनको सकिंग के लिए दूध डालेंगे तो वो तो मुंह से सांस ले रहे थे, तो नाक से तो उन्हें सांस आएगा ही नहीं, तो वो दूध को फौरन बाहर फेंकेंगे क्योंकि उनको एकदम से ऑक्सीजन की कमी होगी जब उन्हें सांस नहीं आएगा। तो ऐसे बच्चे फिर दूध नहीं पीते। तो बहुत सारे रीजन माँ समझते हैं कि पता नहीं दूध क्यों नहीं पी रहे, तो दूध ना पी रहे हो बच्चे, तो उनमें एक रीजन ये भी होती है कि उनकी नोज लाजमी चेक करनी होती है कि कहीं एडिनोइड तो नहीं बड़ा हुआ और रास्ता रोका हुआ उसने, तो उसकी वजह से बच्चा दूध ही नहीं पी सक रहा क्योंकि उसने मुंह से तो सांस लेना है। तो ऐसे बच्चे फिर थ्राइव नहीं कर पाते, वो बड़े नहीं हो सकते क्योंकि वो दूध या कुछ खाते पीते ही नहीं है। तो पहला सिम्टम है इसका नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, जो बड़ा बच्चे के लिए मसला कर देते हैं, ठीक है, और उसको माउथ ब्रीथर बना देते हैं। फिर हमारे पास जो नेजल सिक्रीशंस आपको होता है हर टाइम नॉर्मली प्रोड्यूस हो रही हैं, वो नेजल सिक्रीशंस जो नॉर्मल हालात में प्रोड्यूस होती हैं वो कुछ ना कुछ हद तक यहाँ से नेजोफेरिंक्स से हमारी ड्रेन करके नीचे गिरती रहती है फेरिंग्स में, मेन फेरिंग्स में, ठीक है, यानी ड्रेनेज का एक रास्ता है सिक्रीशंस के। तो अगर हमारा ये रास्ता ब्लॉक हो जाएगा तो सिक्रीशंस ड्रेन ही नहीं होंगी, तो हमारे पास वो जो सारी सिक्रीशन है फिर वो इधर इंटीरियर नेयर से निकलेंगे। आपको पता है जुकाम बंदे को ना हो तो उसको नॉर्मल इंटीरियरली कोई सिक्रीशन या डिस्चार्ज नहीं होता, सिवाय इसके कि उसे फ्लू हुआ है पेशेंट को। लेकिन इस तरह अगर यहाँ पर सिक्रीशन गिरना बंद हो जाएंगी तो हर सिक्रीशन आगे से ही निकलेगी, तो मुसलसल पेशेंट नेजल डिस्चार्ज के साथ कंप्लेन करेगा, ठीक है। तो दूसरी कंप्लेन ही होगी। फिर तीसरी कंप्लेन क्या है कि हमारे पास क्रॉनिकली अगर एडिनोइड इफेक्ट हो चुका है, मतलब बार बार साथ साथ किसी ना किसी इन्फेक्शन की वजह से एडिनोइड अगर इफेक्ट हो गया, तो इसके ऊपर डायरेक्टली पड़ा होता है स्फीनोइड साइनस। तो साइनस का इन्फेक्ट होना एडिनोइड की वजह से फिर बहुत कॉमन हो जाता है और साइनोसाइटिस डेवलप होने के भी चांसेस होते हैं, ठीक है। मैक्सिलरी साइनोसाइटिस हो सकता है या और कोई साइनोसाइटिस, मैंने अभी जिस तरह आपको दिखाया, तो ये भी बहुत ज्यादा हो सकता है। तो हमारे पास डिस्चार्ज हो गया, फिर हमारा साइनोसाइटिस हो गया। उसके बाद अगर बार बार डिस्चार्ज है, पेशेंट बार बार अपनी, बच्चा खासतौर पर ज़ाहिर है, मैंने बताया ना इसमें हमारा पेशेंट बच्चा है,
तो बच्चा बार बार नाक साफ करेगा, उसमें फिर वो या फिर उसमें से डिस्चार्ज को निकालने की कोशिश करेगा या फिर जोर जोर से सांस लेने की कोशिश में निकालेगा। तो इस सारे केसेस में नोज को ट्रॉमा हो रहा है। तो नोज ट्रॉमा जब जब होता है तो क्या हो सकता है कि खून निकलता है, एपिस्टैक्सिस होने लग जाता है, आपकी नेजल वेसल्स ब्लीड करने लग जाती हैं, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि हमारी नाक हमारी आवाज़ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेजल ट्वैंग हमारी वॉइस में कुछ बहुत सारी चीज़ों में वर्ड्स ऐसे हैं हमारे जिनमें डालना होता है, जब नाक बंद होती है तो हमारी आवाज़ भी अजीब हो जाती है। तो पेशेंट एक कंप्लेन करते हैं कि मेरी तो आवाज़ ही बदल गई है, नाक से निकल ही नहीं रही, तो वॉइस चेंजेस हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे आपके नेजल सिम्टम्स हैं और बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल है, कोई इसमें मसले की बात नहीं, ठीक है। ऑरल सिम्टम्स सारे के सारे जो होंगे वो हमारे किस वजह से होंगे, यूस्टेशियन ट्यूब की वजह से। यहाँ यूस्टेशियन ट्यूब थी जो ब्लॉक हो जाएगी और ब्लॉक होने के बाद ऑरल सिम्टम्स देंगे। उसमें क्या क्या होगा, पहला यूस्टेशियन ट्यूब की ब्लॉकेज, ऑब्स्ट्रक्शन होगी है। ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो अंदर वो कहाँ जाती है, मिडल ईयर में जाती है, और मिडल ईयर की एरिएशन जो है, मिडल ईयर में सारा एयर की मेंटेनेंस है वो सारी यूस्टेशियन ट्यूब से होती है। जब यूस्टेशियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है तो यहाँ पर जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ना, उसका अंदर आपको पता है जब हवा नहीं आ रही, स्टेशन ट्यूब ब्लॉक है, तो अंदर से सारी हवा तो एब्जॉर्ब होगी आहिस्ता आहिस्ता, अंदर क्रिएट होगा मिडल ईयर के अंदर वैक्यूम। वैक्यूम जब अंदर क्रिएट होता है तो जो स्टेशन ट्यूब है वो ऐसे रिट्रैक्ट कर जाती है, अंदर की तरफ मुड़ जाती है। आपको पता है किसी भी जब वैक्यूम होता है तो वो जगह अपनी तरफ हर चीज़ को खींचती है। तो बाकी मिडल ईयर कैविटी तो चलो हमारी बोनी है, बोन की बनी हुई है, लेकिन जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो एबल होती है कि वो हिल सकती है, तो वो रिट्रैक्ट कर जाती है, पहली चीज़, ठीक है। फिर हमारे पास जब एरिएशन मेंटेन नहीं है हमारे मिडल ईयर की, तो उसकी वजह से जाहिर सी बात है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडल ईयर स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उसमें फ्लूइड कलेक्शन शुरू हो जाती है, दैट इज ओटाइटिस मीडिया। रिकरेंट अटैक्स ऑफ ओटाइटिस मीडिया होते हैं जिन बच्चों को एडिनॉइड हाइपरप्लेजिया या एडिनॉइड इन्फ्लेमेशन होती है, उन्हें बार बार ओटाइटिस मीडिया के अटैक्स होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से एक एमसीक्यू आता होता है कि ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन का एक इंपॉर्टेंट कॉज क्या है, तो आपने याद रखना है कि एडिनॉइड्स जो हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है बच्चों में इस चीज़ के। फिर जनरल सिम्टम्स में क्या क्या आते हैं, ऐसे बच्चे जो है ना जो मुंह से सांस लेने के आदी होते हैं, लॉन्ग अरसे से, लंबे अरसे से मुंह से सांस ले रहे होते हैं, उनका पहली बात तो एक ऐसे खुला हुआ मुंह होता है, जरा लंबा हो जाता है मुंह ही, दांत बाहर को निकल आते हैं, और उनका जो पैलेट है, हार्ड पैलेट है, वो ज्यादा ऊंचा हो जाता है बिकॉज वो बार बार मुंह से सांस ले रहे हैं। नोज उनकी थोड़ी सी पिंच्ड इन हो जाती है, अंदर की तरफ चली जाती है बिकॉज नोज का इस्तेमाल ही नहीं वो कर रहे सांस लेने में। तो ये उनकी सारी शक्ल जो है ना वो अजीब चेंज सी हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं एडिनॉइड फेशीज, ठीक है। ऐसे बच्चे जिनका खुला हुआ मुंह, लंबे थोड़े बड़े दांत हैं, हाई आर्च्ड पैलेट है, थोड़ी अंदर गई हुई पिंच्ड इन नोज है और डल से फेस एक्सप्रेशन है, उनको एडिनॉइड फेशीज कहते हैं, ठीक है। तो ये इसके जनरल सिम्टम्स में आते हैं। और लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, एप्रोसेक्सिया। उसके अलावा अब जाहिर सी बात है कि हमारे पास अल्लाह ताला ने अगर नॉर्मल पैसेज बनाया है नाक से सांस लेने का, तो नाक से सांस लेना ज़्यादा हमारे लिए ऑक्सीजन लेके जाता है इनटू योर लंग्स। अगर ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं जा रही मुंह से सांस लेने में तो इट कैन लीड टू पल्मनरी हाइपरटेंशन। लॉन्ग टर्म केसेस में ये होगी, ठीक है, शॉर्ट टर्म में नहीं होती, लॉन्ग टर्म में पल्मनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो सकती है। तो इसको हमने डायग्नोस कैसे करना होता है, डायग्नोसिस के लिए हम या तो अगर कोऑपरेटिव बच्चा है तो डायरेक्टली पोस्ट नेजल स्पेस को नाक के जरिए मतलब देख लेंगे, नजर आ जाएगा हमें सामने पड़ा हुआ ये, या फिर हम मिरर वगैरह के जरिए देख लेंगे। अगर कोऑपरेटिव बच्चा नहीं है तो फिर एक्सरेज कराते हैं और सॉफ्ट टिश्यू स्कैन जब हम करते हैं तो हमें एडिनॉइड के एक्सटेंट नजर आ जाते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट इसमें हमने करनी है कि ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस देते हैं और हम नेजल डीकंजेस्टेंट वगैरह देते हैं। हम ज़्यादा सर्जरी की तरफ जाते नहीं हैं क्योंकि हमें पता होता है कि एक उम्र के बाद आहिस्ता आहिस्ता 6 साल के बाद खुद ही इसने रिग्रेस हो जाना है, लेकिन जब सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होंगे तब हम एडिनोइडेक्टमी कर देंगे। तो यहाँ पर ये ख़त्म होता है। अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट सवाल है आपने याद रखना है कि एक एक्सरे की पिक्चर आती होती है ऑस्पी में जिसमें मुंह खुला हुआ होता है साइड से, और वो कहते हैं लेबल दिस एक्सरे। उसमें आपने लिखना है एक्सरे पोस्ट नेजल स्पेस, माउथ ओपन, नेक एक्सटेंडेड। वो तस्वीर याद रखनी है, ठीक है, आपके एग्जाम्स में ऑस्पी में आती होती है, आपकी ढिंगरा में बनी हुई भी है। तो उसमें मैंने जो लेबलिंग बताई है वो लिखनी होती है अभी, और ढिंगरा में ये लेबल नहीं लिखा हुआ उसके साथ। तो कोई भी मसला हो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।